दोस्तों, मैं आज की वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर 10 उपनिवेशकवाद और देहात। यहाँ पे हम समझते हैं कि उपनिवेशकवाद किसे कहते हैं और देहात का मतलब होता है गांव। तो यहाँ पे कि उपनिवेशकवाद किसे कहते हैं, तो सिंपल तरीके में है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने को उपनिवेशकवाद कहते हैं। और हमारा है कि इस्तेमारी बंदोबस्त क्या होता है, आप समझते हैं हम। इस्तेमारी बंदोबस्त यहाँ पे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की रे जनता से कर वसूलने का कार्य जमींदारों को सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देनी होती थी। इसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त या सूर्यास्त विधि कहा जाता है। अगर आपके पेपर में इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में आता है 4 नंबर या 5 नंबर का, तो सबसे पहले आप इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में लिखोगे। और फिर क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बंगाल की जो रे जनता है वो जमींदारों को दे दिया, जमींदारों को सौंप दिया गया कि आप इससे कर वसूलो। जमींदारों को कम से कम 400 के गांव आसपास दिए जाते थे, उसी से हमारे क्या बोलते थे, जनता से कर वसूलने का कार्य जमींदारों को सौंपा गया था। फिर क्या होता था, फिर जमींदार अपनी निश्चित अवधि सूर्यास्त होने से पहले एक राशि कंपनी को देनी होती थी। इसे ही इस्तेमारी बंदोबस्त या सूर्यास्त विधि कहा जाता है। हमारा है कि इस्तेमारी बंदोबस्त की विशेषता बताएं। इस्तेमारी बंदोबस्त की विशेषता बताएं। तो ये रहा हमारा है कि जो इस्तेमारी बंदोबस्त की विशेषता है कि राजस्व की रकम निश्चित थी, जो कि हर जमींदार को देना होता था। जो राजस्व की रकम थी जो कंपनी ने निश्चित कर दिया था जमींदारों के लिए, जो आसपास 400 के आसपास गांव दिए जाते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य जमींदारों को सौंपा गया था। तो यहाँ पे कि ये सभी गाँव जमींदारों के लिए राजस्व संपदा का निर्माण करती थी। और चौथा पॉइंट हमारा जो राजस्व, उसके बाद जमींदार यह तय करता था कि उसको इस गांव में इतनी राजस्व चाहिए। जो जमींदार यह तय करता कि सभी गांव में मेरे को इतना रकम चाहिए, मैं अपने कंपनी को दूंगा। और यहाँ पे है कि हमारा राजस्व अदा न करने की स्थिति में जमींदारों की जमीन नीलाम कर दिया जाता था, दूसरे को दिया जाता था। जमीन खरीद लेते थे दूसरे जमींदार। अब हमारा है कि जमींदार राजस्व अदा करने में क्यों चूक जाते थे। अब हम समझते हैं कि प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, जो कंपनियों का था, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। तो क्या हुआ कि कंपनी ने, अब क्वेश्चन ये है कि जमींदार राजस्व अदा करने में क्यों चूक जाते थे। तो यहाँ पे है कि प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, जो कंपनी ने राजस्व की मांगे को ऊंचे स्तर पर रखा, जिस कारण जमींदारों को राजस्व जमा करने में समस्या होती थी। जो कंपनी वालों ने क्या किया, राजस्व की जो मांगे थी बहुत ऊंचे स्तर पर रखा, जिससे जमींदारों को राजस्व अदा करने में समस्या आई। फिर है कि अब दूसरा पॉइंट है कि उपज की कीमतों में कमी। अब क्या है कि इस्तेमारी बंदोबस्त 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब किसानों उपज की कीमतों में बहुत कमी थी। उस टाइम इस्तेमारी बंदोबस्त 1790 के दशक में लागू हुआ था, उस टाइम उपज की कीमतों में कमी थी। फिर एक सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि में क्या होता था, निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने से पहले राजस्व की रकम देनी होती थी, नहीं तो संपदा नीलामी कर दिया जाता था दूसरे को। अब चौथा पॉइंट है जमींदारों की शक्ति को सीमित करना। अब क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों की सभी शक्तियाँ छीन ली गई थी। ये पेपर में 3 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसे अच्छे से देख लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है जोतदारों का उदय। यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल में जो धनी किसानों को एक वर्ग था, उसे जोतदार कहते हैं। जोतदार उसे कहते हैं जो बंगाल में धनी किसान होते थे, अमीर लोग होते थे, उसे क्या कहते थे, जोतदार कहते थे। तो क्या हुआ, 19वीं शताब्दी आते आते तक जोतदारों जमीन बहुत बड़े हिस्सों को खरीदना शुरू कर दिया। जो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जोतदारों ने, जो गाँव के अमीर लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, जो जमींदारों की ज़मीनें थी उसे खरीदना शुरू कर दिया। फिर अगला पॉइंट है कि इतना ज़मीन खरीद लिया कि 1000 एकड़ से भी ज़्यादा होता था। फिर स्थानीय व्यापार तथा स्थानीय साहूकारों के कारोबार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो स्थानीय व्यापार थे तथा स्थानीय साहूकार थे, उस पर भी कारोबार नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर क्या होता था कि इनके खेतों को बटाईदारों को जोड़ते थे तथा उपज का आधा भाग इन्हें देते थे। जो बटाईदार थे वो दूसरे जो जोतदारों के खेत में जोतते थे, फिर उसे आधा भाग बटाईदारों को दे देते थे। फिर अगला पॉइंट है कि जमींदार शहरों में रहते थे, जबकि जोतदार गांव में रहते थे। फिर यहाँ पे है कि जोतदार जमीन द्वारा
गांव की लगान को बढ़ाए जाने का विरोध करता था। जो जोतदार था, जमीन द्वारा गांव की जो लगान होता था उसे कौन विरोध करता था? जोतदार। फिर अगला पॉइंट है, जब जमींदार की जमीन नीलामी किया जाता था तो उसे बोली लगाकर खरीद लेते थे जोतदार। फिर अगला पॉइंट है, हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारे पेपर में 3 नंबर का आता है। यहाँ पे कि जमींदार अपने ज़मीन को नीलामी से बचाने से कौन कौन सी नीति अपनाते थे। तो पहला है कि फर्जी बिक्री, जो जमींदार अपनी नीलामी होने से बचा लेते थे। ये एक ऐसी तकरीब होती थी जब जमींदार अपनी संपदा को नीलामी होने से बचा लेते थे, फर्जी बिक्री करते थे। फिर अगला पॉइंट है, अगला हमारा है कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति। कंपनी वालों ने क्या किया, महिलाओं के नाम पर अगर संपदा को नीलामी नहीं किया जाएगा। अगर महिला के नाम पे हमारी ज़मीन है, संपदा है, तो उसको हम नहीं नीलामी करेंगे। तो ज़मींदारों ने ऐसा ही किया, महिलाओं के नाम पर संपत्ति कर दिया। फिर क्या होता था, लठियार का प्रयोग करते थे ज़मींदार। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में बोली लगाने के लिए आते थे तो पुराने लोग उन्हें मारपीट कर भगा देते थे नीलामी में आने से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 करवाएंगे 5वीं रिपोर्ट। अगला टॉपिक है ये अगली वीडियो में।